2019 के लोकसभा के चुनावों के बाद हमारी 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। अब 2024 में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। इस वीडियो में हम 17वीं लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स रही और क्या क्या ड्रॉबैक्स। इस 17वीं लोकसभा में टोटल 179 बिल पास किए गए। इसके अलावा 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 691 रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई, जिसमें से 69% से भी ज़्यादा को एक्सेप्ट किया गया। इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। 97% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सबमिट किए गए। साथ ही 19 सितंबर 2023 को हमारी संसद एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई। यह हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इस 17वीं लोकसभा में जो बिल पेश किए गए उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में एक विधेयक लाया गया, जिसके तहत आर्टिकल 370, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया था, उस स्पेशल प्रोविज़न को इस विधेयक से समाप्त कर दिया गया और राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में डिवाइड कर दिया गया। 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। हालांकि राज्य के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी इस अधिनियम का विरोध किया गया और इस अधिनियम की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को सही ठहराया। श्रम कानूनों यानी कि लेबर लॉज को सरल बनाने के लिए और कार्यदशाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2020 में 3 लेबर कोड्स लाए गए। ये 3 श्रम संहिताएं थी: औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानून पास किए गए, लेकिन इन बिलों को बनाने में ना तो किसानों के साथ विचार विमर्श किया गया और ना ही विपक्ष को विश्वास में लिया गया। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से भी अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और अंत में मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। सरकार ने कहा कि 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़ गए हैं और छोटे छोटे गांव तक डिजिटल सुविधा पहुंच गई है। ऐसे में डिजिटल डेटा की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। सरकार ने कहा कि विधेयक में डेटा सुरक्षा के लिए प्रॉपर प्रावधान किए गए हैं। जो भी डेटा लिया जाएगा उसका उसी काम के लिए यूज़ किया जाएगा जिस काम के लिए वह लिया गया है। साथ ही इस्तेमाल के बाद डेटा को डिलीट करना होगा। लेकिन विपक्ष की यहाँ पर आपत्ति थी कि बिल को पास करने से पहले संसदीय समिति के पास डिस्कशन के लिए भेजा जाना चाहिए था। साथ ही विपक्ष का यह भी आरोप है कि यह कानून निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है। केंद्र सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल के आने से पहले भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर की कमेटी करती थी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन इस नए बिल में 3 मेंबर कमेटी को बरकरार रखा गया है, लेकिन इस कमेटी में एक मेंबर को चेंज कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह सरकार के एक कैबिनेट मंत्री होंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यानी कि साफ साफ कमेटी के 3 में से 2 मेंबर सरकार से ही होंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों समेत सिविल सोसाइटी का भी यह कहना है कि यह बिल चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की एक कठपुतली बना देगा। सवाल यहाँ पर यह है कि जब किसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सत्ता में रही पार्टी के द्वारा की जाएगी, तो उस देश में फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल को हमारी संसद द्वारा पास कर दिया गया है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। महिला आरक्षण से संबंधित यह बिल 27 साल से अटका पड़ा था। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। साल 2010 में यह बिल UPA सरकार में राज्यसभा में भी पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। यह बिल पास तो हो गया है,
लेकिन इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है और 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। दूसरी तरफ संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, इसलिए हो सकता है कि 2029 या फिर 2034 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का फायदा मिले। अब हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो कि 17वीं लोकसभा की ड्रॉबैक कही जा सकती हैं। इस 17वीं लोकसभा में अनेक ऐसे मूवमेंट आए जो कि निम्न स्तर के रहे और जिन्होंने हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्ट्रोंग करने के बजाय वीक किया है। अगर ऐसे मूवमेंट्स या इंसिडेंट्स की बात की जाए तो इनमें पहला है, 17वीं लोकसभा में लोवेस्ट नंबर ऑफ सीटिंग थी, यानी कि सबसे कम बैठकें हुई। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट ही नहीं किया गया। तीसरा, कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स जैसे कि क्रिमिनल रिफॉर्म बिल्स ऐसे समय पास किए गए जब विपक्ष के 70% सांसद सस्पेंडेड थे। चौथा, पूरी 17वीं लोकसभा के टाइम पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी क्वेश्चन का ओरली आंसर नहीं दिया, जबकि सिर्फ एक क्वेश्चन का रिटर्न में आंसर दिया गया था। पाँचवा, 1952 से 1990 के टाइम पीरियड में प्रत्येक लोकसभा से एवरेज 65 बिल पास होते थे, लेकिन 1991 से 2023 के टाइम पीरियड में यह एवरेज केवल 48 रह गई है। छठा, बिलों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी के पास भेजने में भी कमी आई है। 17वीं लोकसभा में केवल 16% बिल को स्क्रूटनी के लिए भेजा गया, जो कि पिछली 4 लोकसभाओं में लोवेस्ट थे। सातवां, अगर लोकसभा की कम बैठकें बुलाई जाती हैं तो इससे संसद में होने वाली डिबेट्स और सांसदों के पार्टिसिपेशन में कमी आती है। 1990 से पहले लोकसभा लगभग 550 दिन के लिए बुलाई जाती थी और 3500 घंटों तक इसकी बैठकें चलती थीं। लेकिन 1990 के बाद की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में लोकसभा की बैठक एवरेज 345 दिन के लिए ही बुलाई गई और केवल 1800 घंटों तक ही इसकी मीटिंग्स हुई, यानी कि पहले से आधे टाइम। जबकि अगर 17वीं लोकसभा की बात करें तो इसमें लोकसभा की केवल 274 ही सीटिंग हुई, जो कि आज तक की सबसे कम है। आठवां, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने पर जो आधे घंटे की डिस्कशन होती है वह 1990 से पहले प्रत्येक लोकसभा में एवरेज 11 आधे घंटे की डिस्कशन होती थी, लेकिन 17वीं लोकसभा में केवल एक आधे घंटे की डिस्कशन हुई। नौवां, एडजमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव, जो कि किसी इंपॉर्टेंट इश्यू के लिए लाया जाता है या फिर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से असहमति पर लाया जाता है। 1990 से पहले प्रत्येक लोकसभा में एवरेज 4 ऐसे मोशन लाए जाते थे, लेकिन 1990 के बाद यह एवरेज 3 हो गई है, जबकि 16वीं व 17वीं लोकसभा में तो एडजमेंट मोशन लाया ही नहीं गया। 10वां, पार्लियामेंट में यूनियन बजट पर डिस्कशन में भी कमी आई है। 1990 से पहले यूनियन बजट पर लगभग 120 घंटे डिस्कशन होता था, लेकिन 1990 के बाद तो यह डिस्कशन एवरेज 35 घंटे ही होता है। 1952 के बाद से 5 बार मिनिस्ट्री वाइज डिमांड बिना डिस्कशन के पास की गई हैं और ये पाँचों बार 1999 के बाद हुआ है। अब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं लोकसभा में इन सभी बातों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।